अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हाउ वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस by the application of temperature, that if you go on increasing temperature this will happen, or similarly by the application of pressure, that if you go on applying pressure you get from gas to liquid and liquid to solid. But the obvious question, that is it always necessary application of temperature and pressure will only cause the change? To find the answer to this question we come to today's discussion of the topic. तो आज स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन टॉपिक। तो एक जो सवाल जो हमें आया कि क्या सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ही स्टेट ऑफ मैटर चेंज किया जा सकता है? क्या बॉइलिंग पॉइंट पर ही स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है? क्या हमेशा हमें प्रेशर या हीट का ही सहारा लेना पड़ेगा स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए, या और भी कोई प्रोसेस है जिसमें ये ऑब्जर्वेशन मिलता है स्टेट ऑफ चेंज, बट ना ही वो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, ना ही वो मेल्टिंग पॉइंट पर होता है, ना ही उसमें बहुत हीट यूज होती है, ना ही उसमें प्रेशर यूज होता है? क्या ऐसा कोई सिनारियो है? उसी सिनारियो का नाम है इवेपोरेशन, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। इवेपोरेशन ऐसा सिनारियो जहाँ पे ना बॉइलिंग पॉइंट यूज होता है, ना मेल्टिंग पॉइंट पर यूज होता है, ना हीट या बहुत प्रेशर यूज होता है, उसके बाद भी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो अचीव होता है। कैसे? ओके, एग्जाम्पल है ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स। ओके, जब आप कपड़े सुखाते हैं तो ना आप बहुत हीट प्रोवाइड करते हैं, ना प्रेशर लगाते हैं, ना कोई बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर भी आपके कपड़े सूख जाते हैं। ओके, उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं क्लॉथ्स पे, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं कपड़ों पे लिक्विड स्टेट पे, वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? इसके लिए हमें दो फंडामेंटल पॉइंट याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, ओके, सो दे आर नेवर एट रेस्ट। वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहते, दे आर ऑलवेज इन मोशन। वो इधर उधर, दे आर ऑलवेज इन मोशन, घूमते रहते हैं। ओके, सिमिलरली एक टेम्परेचर पर, जैसे कोई से कंटेनर है, एक ही टेम्परेचर पर ऐसा पॉसिबल है कि इस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, इस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट रहे, और इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो अनदर लोकेशन पर है वो डिफरेंट रहे। रीज़न क्यों? कि अपर साइड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मोशन करते यूजुअली। आप समुंदर की लहरें भी देखें या किसी भी सरफेस फिनोमेना के देखें, तो ऊपर जो पार्टिकल है वो ज़्यादा मोशन में रहते हैं, उसके कारण उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू दोज पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स विच आर एट बॉटम और इन द मिडल। ऑल राइट, सो ये दो फिनोमेना, फर्स्ट मोशन से रिलेटेड और सेकंड डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, ये फंडामेंटल पॉइंट्स है जिसके कारण हम ये सिनारियो को एक्सप्लेन करेंगे। ऑल राइट, सो ये हम एग्जांपल लेने वाले, इस फिगर का यूज करने वाले। तो पहले ये दो पॉइंट है उसको हम कवर कर लेते कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है हमेशा मूविंग में रहते हैं, और डिफरेंट गिवन टेम्परेचर पर डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी इसके कारण क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप ये सिनारियो देखें, यहाँ पे दो कलर में आपको वाटर दिख रहा है। ओके, तो इस एरिया में जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि उनमें मोशन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल वाटर की लहर है, ये फिगर में जो एग्जांपल ले रहे, और इस पार्ट में जो पार्टिकल्स है उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी कम है। अभी इसके कारण क्या होता कि जैसे ही थोड़ा बहुत सन के कारण हीट एनर्जी या टेम्परेचर बढ़ता, ये पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ओके, जिनका मोशन जो है तो ज़्यादा है, इनमें जो है तो एनर्जी के कारण और ज़्यादा मोशन होता है और ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। सेम टेम्परेचर पर इनमें जो वाइब्रेशन या इफेक्ट होता है कम होता है, तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो इतना नहीं बढ़ पाता कि ये लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतना बढ़ जाता है सरफेस पर जो पार्टिकल्स है कि ये लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक रक्स है कि बिना टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट पर अचीव करते हुए भी ये कुछ जो सरफेस के ऊपर के जो पार्टिकल्स है वो बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही
बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, सो ये फिनोमेना को हम इवेपोरेशन कहते हैं। ओके, सो इसे देख लेते हैं एक बार। ऑलराइट, ओके, जो इन लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस, सरफेस पे जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है। इसी कारण जैसे ही थोड़ी सी हीट या एनर्जी उन्हें मिलती है, वो ब्रेक अवे हो जाता है इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डिस्टेंस बढ़ने के कारण वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। ऑलराइट, सो ये दो पॉइंट इसका बेस थे। और अभी जो एग्जाम्पल दिया, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाते हैं थोड़े भी टेम्परेचर या सन की हीट के कारण, जिसके कारण ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो इस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। इसे अभी हम नई टर्म या और एक नई टर्म ऐड कर रहे हैं हमारे नॉलेज में, जिसका नाम है इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन की क्या डेफिनेशन रहेगी? द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस, उसके पहले ही यूजुअली 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें पता है कि जो वाटर है, मतलब लिक्विड जो वाटर है, वो गैसेस स्टेट में जाता है, वेपर स्टेट में जाता है। लेकिन उसके पहले ही कुछ पार्टिकल जो सरफेस के ऊपर है, जिनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो कम टेम्परेचर में भी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब हमें बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमें लैटेंट हीट या कोई जो भी टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसके पहले ही ये चीज़ हो जा रही है। और इसीलिए हमें इसे एक नई कैटेगरी में डालना पड़ रहा है, जिसे हम इवेपोरेशन के नाम से अभी पढ़ रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ऑलराइट, इसमें फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। मतलब सरफेस एरिया जैसे बढ़ेगा, उसके कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। उसके लिए हम दो चीज लेते हैं, फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब और सेकंड है चाइना डिश। ये आपने लेबोरेटरी में देखा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, इसका जो सरकमफेरेंस और इसका जो एरिया है, वो बहुत कम है। इसके कारण इस सिनारियो में इस वाटर का वेपराइजेशन होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, जैसे ही हमने ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ओके, जैसे ही हमने ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया, अब अगर यहाँ पे वाटर है और उस पर सनरेज आती है, तो उसके इवेपोरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है या इंक्रीज हो गए। तो इसलिए बोला गया है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ सरफेस एरिया। जैसे आप सरफेस एरिया को बढ़ा दोगे तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। तो ये था फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। इसका और एक एग्जांपल है कप एंड सॉसर। ओके, चाय, कप एंड सॉसर। अगर कप में आप चाय लेते हैं तो एरिया होता है कम, चाय जो है जो जल्दी इवेपोरेट नहीं होते, ठंडी नहीं होते। वही अगर आप सॉसर में लेंगे तो चाय का जो है वो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है, तो ज़्यादा जल्दी से इवेपोरेट हो जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ये तो काफ़ी ऑब्वियस है, क्योंकि हमें पता है जैसे हीट या टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक्स एनर्जी, जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ती है, जिसके कारण वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डेफिनेटली इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट फैक्टर है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी में क्या होता है? ह्यूमिड एटमोस्फेयर हम किसे कहते हैं? जहाँ पे वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है। ओके, वाटर वेपर जैसे रेनी या विंटर सीजन में जब वाटर वेपर्स मौसम में ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर ज़्यादा होता है मतलब ही सनरेज कम होती है। ओके, और उसी कारण जो है इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है जो हो नहीं पाती। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। ओके, क्योंकि वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एयर में, और रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो उतना हो नहीं पाता। अगर इस वेपर्स का अमाउंट लेस हो जाए, मतलब ह्यूमिडिटी कम हो जाए, तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ते जाएगा। ऑलराइट, सो ये रिवर्स केस है, रिवर्स सिनारियो है, डिक्रीज होगा। ऑलराइट, इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। ओके, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। वाइंड स्पीड आपने समर में देखी होंगी, काफ़ी हवा चलती है।
हवा चलने के कारण क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी है, जो वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, वो चले जाते हैं और जो सनरेज है वो डायरेक्टली सरफेस पार्टिकल पर, समुद्र पर या वाटर बॉडीज पर आती है, जिस कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। ऑलराइट, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर दे मूव अवे, एज अ रिजल्ट decreasing the amount of water vapors in the surrounding and hence the rate of evaporation increases. तो ये चार फैक्टर्स थे जिस पर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंडेंट था। फर्स्ट था सरफेस एरिया, जिसमें हमने देखा कि जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। सिमिलरली जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। ह्यूमिडिटी के सिनारियो में ये डिक्रीज होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर्स होते हैं, सनरेज वाटर बॉडीज पर फॉल नहीं होती, जिसके कारण इवेपोरेशन की प्रोसेस होती नहीं है। और वाइंड स्पीड बढ़ती है तो डेफिनेटली ये जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है, वाटर वेपर्स इधर उधर भाग जाते हैं, सनरेज वाटर बॉडीज से कांटेक्ट में आके टेम्परेचर मिलके सरफेस पार्टिकल है जिनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो पटाख से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक रिवर्स ऑर्डर में है, बाकी 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑलराइट, अब एक सवाल जो हमें आना चाहिए कि इवेपोरेशन में भी वाटर का मतलब लिक्विड का गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसी प्रकार अगर आप बॉइलिंग हमने जो पढ़ा था उसमें भी लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है एग्जैक्टली, तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क है। तो इसे हम टेबुलर मेथड में समझ लेते हैं। ओके, इवेपोरेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि ये बॉइलिंग पॉइंट के पहले भी हो जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे कि ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, इवन बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जो बॉइलिंग की प्रोसेस है वो एग्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगी। ओके, अब इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो सरफेस के जो कुछ पार्टिकल है जो सरफेस पर होते हैं वही सिर्फ कन्वर्ट होता है, और इसी को इसलिए हम इसे सरफेस फिनोमेना बोलते हैं। ये पूरे पूरे वाटर बॉडी में नहीं होता है, जो सरफेस के जो पार्टिकल्स है या वही सिर्फ कन्वर्ट होते हैं। लेकिन बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता। जब हम हीट करते हैं लेबोरेटरी में या एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, तो कंप्लीट की कंप्लीट जो बीकर में जो वाटर है वो कंप्लीट जो है वो बॉईल होता है, इसीलिए हम इसे बल्क फिनोमेना कहते हैं। तो ये काफ़ी अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये सरफेस फिनोमेना है, ऑन द अदर हैंड ये बल्क फिनोमेना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है कि ये क्या करता है, हीट लेता है सर सराउंडिंग में से। मतलब क्या करता है, सराउंडिंग की जो हीट है उसका यूज करता है पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड करके वेपर्स में कन्वर्ट करने के कारण। उस क्योंकि ये सराउंडिंग की हीट यूज करता है, इसलिए जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसी कारण इवेपोरेशन के कारण हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है सर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको समझना है कि इवेपोरेशन प्रोसेस में जो सराउंडिंग में जो हीट होती है वो यूटिलाइज होती है, जिसके कारण सराउंडिंग की हीट यूटिलाइज होने के कारण सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है हीट कम हो जाती है, तो उसके लिए इसका टेम्परेचर कम होता है। इसलिए हमें कूलिंग इफेक्ट देखने मिलता है, सराउंडिंग काइंड ऑफ कूल हो जाती है जब इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। ऐसा कोई कूलिंग इफेक्ट हमें बॉइलिंग केस में नहीं मिलता है। इसमें तो हम हीट ऑन द अदर हैंड सप्लाई करते हैं, एडिशनली एक्सटर्नल हीट सप्लाई करते हैं, जिसके कारण बॉइलिंग होता है। तो ऐसा कोई कूलिंग इफेक्ट होता नहीं है, ऐसे कोई एनवायरनमेंट की एनर्जी इसमें यूज नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट इवेपोरेशन। ओके, सो इस कूलिंग इफेक्ट को हम फर्दर स्लाइड में और डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये कूलिंग इफेक्ट कैसे होता है, और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस मूव टू द कूलिंग इफेक्ट नाउ। तो बढ़ते हैं इस कूलिंग इफेक्ट को समझने के लिए। ओके, तो इस डायग्राम से हम समझेंगे। ओके, ये देखिए जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इस एरिया में जो पार्टिकल्स है वो, क्योंकि उनमें मोशन ज़्यादा होता है, फ्लो ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जब भी इन्हें सनलाइट मिलती है या थोड़ी एनर्जी मिलती है, इनको एनर्जी के कारण इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये ब्रेक करके ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए वो जो सराउंडिंग की जो एनर्जी इन्हें मिल रही है इसका ये यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, सराउंडिंग से की एनर्जी का यूज करके ये अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज करते हैं।
कितनी एनर्जी यूज करेंगे, उतनी जो हमें लेटेंट हीट में जो कंसेप्ट पड़ा था उतनी ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हीट फॉर्म में और कन्वर्ट हो जाते। तो उस अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है, यहाँ से इन्होंने जो हीट यूज की उतनी हीट सराउंडिंग से कम हो जाएंगी, हमारे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे कम हो जाएगी, जिस कारण सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम होगा, और इसी को हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या प्रोसेस है। इन पार्टिकल्स के सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब करने के कारण सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, उसे हम कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। ऑलराइट, सो इसी को हम देख लेते हैं कि पार्टिकल जो है सरफेस पे वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू द वेपर्स। उसके कारण क्या होता है कि सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, और बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्शन प्रोसेस में उसकी हीट यूटिलाइज हो जाती है। कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं, इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जो हीट कन्वर्शन ऑफ हीट जो लगती है, हमें पता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इतने अमाउंट की हीट लगती है, जो 1 kg का हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था, उतनी हीट ये सराउंडिंग से एब्जॉर्व करते हैं। क्योंकि ये सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं तो सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाता है। तो ये है रीजन कि क्यों कूलिंग इफेक्ट होता है इवेपोरेशन में। अभी हम इसके इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके कारण हमें ये डे टू डे लाइफ में हम इसे कहाँ कहाँ देखते हैं उसे हम एक बार देख लेते हैं। ओके, सो पहला एग्जाम्पल है पुटिंग एसीटोन। जो नेल पॉलिश रिमूवर हम जब लगाते हैं पाम पर या नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं तो हमें ठंड एहसास होता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जो ये एसीटोन है, ओके, जो एक केमिकल है एसीटोन, वो नेल पॉलिश के साथ कंप्लीटली ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंड होके क्या करता है, वो हीट थोड़ी सी भी सराउंडिंग का हीट एनर्जी यूज करके इवेपोरेट करता है। तो खुद भी इवेपोरेट होता है और ये नेल पॉलिश जो हम लगाते हैं इसे भी इवेपोरेट करता है। क्योंकि सराउंडिंग एनर्जी को ये यूज होता है तो सराउंडिंग, इस सराउंडिंग का जो है कूलिंग इफेक्ट, यहाँ पे जो है हमें कूलिंग इफेक्ट का एहसास होता है। ओके, सो एसीटोन पहले तो नेल पॉलिश के साथ ब्लेंड होता है, फिर ये एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी को सराउंडिंग के कारण और इवेपोरेट होता है। ये इस एसीटोन की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण इस एरिया में हमें कूलिंग इफेक्ट का एहसास होता है। सो ये था फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ या ओपन में। यूजुअली समर में आप ये प्रोसेस करते हुए बहुत जनों को देखते होंगे। उसके कारण क्या हो जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी, जो हॉट पार्टिकल्स है, वो पटाख से इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन के कारण जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होता है तो वहाँ की जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है उस सरफेस की, वो यूटिलाइज हो जाती है कन्वर्शन में, और वो जो सरफेस है वो कूल हो जाता है, तो हमें एक ठंडक का एहसास होता है। ओके, ये एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ स्पेशली इन समर। समर में आपने देखा होगा कि आपको सजेशन किया कि कॉटन के कपड़े पहने जाए। ओके, तो उसका क्या रीजन है, उसका क्या ऐसा मैकेनिज्म है कि कॉटन के कपड़े कि हमें समर में पड़ते हैं। समर में होता है टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हमें स्वेटिंग बहुत होता है। स्वेटिंग के कारण हमारे बॉडी पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। अभी जैसे ही हम कॉटन की क्या प्रॉपर्टी है, कॉटन जो है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, तो वो स्वेट को क्या करता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है। उसके कारण वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे कॉटन पर आ जाता है, और क्योंकि समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो कॉटन सरफेस पर है वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण सराउंडिंग एनर्जी यूज होती है, और इसका जो सराउंडिंग है वो कूल इफेक्ट हमें देता है, और जो जिसकी हमें समर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी कारण कहते हैं कि समर में कॉटन क्लोथ्स पहने जाए। तो रीजन क्या था, कॉटन जो है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर ये जो कॉटन क्लॉथ पर जो स्वेट एब्जॉर्ब किया है वो इवेपोरेट होता है, जिसके कारण हमें कूलिंग इफेक्ट मिलते हैं। सो 3 पॉइंट्स में हम इसे लिख सकते हैं कि हम परस्पायर बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब स्वेट ज़्यादा करते हैं, परस्पिरेशन मतलब स्वेटिंग। ओके, कॉटन जो है वो गुड एब्जॉर्बर है, ये पॉइंट नंबर हो गया 2। तो इसके कारण वो जो है स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी से, और फिर जो है एटमॉस्फेयर के हीट के कारण इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, और हमें इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट का एहसास होता है, इसलिए कॉटन के क्लॉथ्स पहनना है। 3 पॉइंट्स, परस्पिरेशन, गुड एब्जॉर्बर कॉटन बीइंग, और इवेपोरेशन प्रोसेस होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है
कि हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं आउटर सरफेस ऑफ ग्लास। अगर पानी में आप पानी में अगर वाटर लेंगे, आइस कोल्ड वाटर, तो कुछ देर बाद हमें यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने मिलते हैं। इसका क्या रीजन है? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है टेम्परेचर। ओके, होता क्या है कि जब भी हम ठंडा पानी लेते हैं ग्लास में, यहाँ पे जो है वाटर वेपर्स, सराउंडिंग में जो है तो वेपर्स है इन द गैसेस फॉर्म। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हमें पता है कि जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो कोई भी गैसियस स्टेट वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्योंकि ये कोल्ड वाटर के कारण इस सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे जो गैसियस स्टेट में जो वेपर्स है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स में, और वाटर ड्रॉपलेट्स इस ग्लास पर जमा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो ये रीजन है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर जो गैसेस जो है वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमें ग्लास ऑफ वाटर पर वो ड्रॉपलेट्स देखने मिलते हैं। ओके, सो इसका रीजन है कि वाटर वेपर जो होते हैं एयर में वो कांटेक्ट में आते हैं जब ग्लास ऑफ वाटर के साथ, तो टेम्परेचर कम होने के कारण वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पेज नंबर 10 पर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई एयर? ओके, सो हर क्वेश्चन का एक सेंट्रल पॉइंट या एक सेंट्रल रीजन होता है जिसके अराउंड हमारा आंसर सर्कुलेट करना चाहिए। तो इसका रीजन क्या है? ये है इवेपोरेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, इवेपोरेशन फेनोमेना यहाँ पे यूज होता है। होता क्या है समर में कि हम कूलर में देते हैं वाटर। ओके, अभी होता क्या है, ये जो वाटर है ये इस एरिया में कंप्लीटली आ जाता है। अभी समर में हीट एनर्जी या इवेपोरेशन का रेट बहुत जाता है, तो यहाँ पे जो वाटर टेम्परेचर जाता होता है, तो यहाँ पे जो वाटर है जो लिक्विड स्टेट में है वो गैसेस स्टेट में, मतलब इवेपोरेशन की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ऑलराइट, बिकॉज क्योंकि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वाटर फॉर्म में जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग की जो एनर्जी है उसका यूज करके इवेपोरेट होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि सराउंडिंग की जो एनर्जी है इक्वल टू लैटेंट हीट, वो उतनी सराउंडिंग में से कम हो जाती है। सराउंडिंग की हीट कम हो जाने के कारण हमें जो इस सराउंडिंग से जो एयर मिलती है वो काइंड ऑफ कूल एयर मिलती है। तो ये रीजन है कि डेजर्ट कूलर जो है वो बेटर परफॉर्म करते हैं हॉट ड्रायर में। वही कूलर में आप ह्यूमिड एनवायरनमेंट में लगाओगे तो आप देखेंगे कि कूलर के कारण वो जो कूल इफेक्ट है वो उतना आता नहीं, क्योंकि तब वो जो है हॉटनेस जो है, टेम्परेचर जो है सराउंडिंग की, वो अवेलेबल नहीं होती, इवेपोरेशन नहीं होता, और इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट नहीं होता। तो ये क्वेश्चन का क्रक्स है, इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन का जो कूलिंग इफेक्ट है उसके कारण हमें बेटर कूल होता है। ऑलराइट, सो इसे हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, रीजन 1, उसके कारण लेस ह्यूमिड होता है, ऑफकोर्स टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके कारण जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इवेपोरेशन का तो हमें पता है कि उसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है जिसके कारण हमें इट कूल्स, डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अर्थन पॉट जिसे हम मटका भी कहते हैं वो ठंडा पानी देता है समर में। ओके, तो इसका क्या सेंट्रल पॉइंट है? इसका भी सेंट्रल पॉइंट वही है, इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन प्रोसेस के कारण कूलिंग इफेक्ट। अभी होता क्या है कि ये जो इसमें है वाटर ड्रॉपलेट्स, इसमें है पानी। ओके, पोरस नेचर के कारण ये जो वाटर है वो इसके सरफेस पे आ जाता है। समर में क्या होता है, हीट एनर्जी रेडीली अवेलेबल होता है, तो इसके कारण क्या होता है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये हीट एनर्जी के कारण समर में हो जाते हैं इवेपोरेट, दे स्टार्ट इवेपोरेटिंग। मतलब हीट के कारण ये जो है सराउंडिंग हीट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसी कारण ये जो है सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है या डिक्रीज होता है, जिसे हम कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी कारण यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण ये जो पानी है वो हमें ठंडा मिलता है। ऑलराइट, सो ये इसका रीजन है। अगेन सेम इसका भी ये है कि ये ओके, सो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है पोरस नेचर, उसके कारण वाटर यहाँ पे पेनिट्रेट होता है, इवेपोरेशन स्टार्ट होता है पॉट सरफेस से।
पॉट के जो सरफेस, अर्दन पॉट के जो सरफेस है। इवेपोरेशन जैसे ही होता है तो इसके लिए एनर्जी लगती है जो कि ये अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो है ये वाटर जो है कूलर इफेक्ट हमें देता है। ओके, सो हर क्वेश्चन को हमने दो दो पॉइंट्स में, इसको भी 2 पॉइंट्स में लिखा है और इसी को भी 2 पॉइंट्स में लिखा है। सो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं। दोनों क्वेश्चन इवेपोरेशन और उसके कूलिंग इफेक्ट पर डिपेंडेंट थे। आगे बढ़ते हैं। वाई डज और पाम फील कोल्ड वेन वी पुट एसीटोन या पेट्रोल और परफ्यूम जब हाथ पे लगाते हैं वही तो कूल इफेक्ट होता है। वही नेल पॉलिश रिमूवर का जो एग्जांपल था, उसी के नेल पॉलिश रिमूवर जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था, जिसके हम एसीटोन भी कहते हैं। ओके, केमिकल इसका नाम एसीटोन भी है। वही जो रीजन है वही है कि वो ब्लेंड हो जाता है यहाँ पे, इसके कारण फिर उसके बाद यहाँ पे इवेपोरेट होते हैं। जो भी केमिकल्स है वो इजीली इवेपोरेट होते हैं, जिसके कारण ये सराउंडिंग की एनर्जी लेते हैं और इसका कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है। ओके, ये वोलाटाइल सब्सटेंस है, इवेपोरेट इजीली हो जाते हैं जब भी एयर के कांटेक्ट में होते हैं। इवेपोरेशन के लिए वो एनर्जी यूज करते हैं सराउंडिंग की, जिसके कारण हमें इसका कूलिंग इफेक्ट पाम के एरिया में दिखने मिलता है। ऑलराइट, वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर देन कप। ये हमने अगेन प्रीवियस क्लास में भी मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि इसमें जो है वो हम ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होता है तो सिप नहीं कर पाते, लेकिन जैसे हम इसमें लेते हैं तो इजीली सिप होते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन के जो हमने फैक्टर पढ़े, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ता है, यहाँ से जैसे ही चाय आप यहाँ पे डालते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ने के लिए रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट के कारण ये जल्दी कूल होता है सॉसर में। ओके, सो लार्जर सरफेस एरिया है जिसके कारण क्विकर इवेपोरेशन होता है, फास्टर होता है, तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण हम इसे जल्दी सिप कर पाते हैं। ऑलराइट, किस टाइप के क्लोथ्स हमें समर में पढ़ना है, तो हमें पता है कॉटन पढ़ना है, जिसका रीजन हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी दिया है, तो वही रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, कूलिंग इफेक्ट होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है स्वीट को और इसके कारण कूलिंग इफेक्ट होता है। सो एक कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं आज जो पढ़ा उसे। So today we begin our topic with the thought that do we always require heat or pressure or boiling point and or melting point to change the state of matter? And we start analyzing this part. So we came to the conclusion that no, there is a natural phenomena called as evaporation where none of these criteria is met, yet we get the process evaporation, that is conversion from liquid to gaseous state. How does that happen? Because the particles which are take an example of water body, the particle which are present at the top layer, they are in motion, okay, in water bodies or at any surface. Because of that their kinetic energy is more compared to other, as a result of which the intermolecular distance between them is more as compared to other particles. As a result, whenever they get little energy from the surrounding, their vibration increases, their intermolecular distance get increased to such a level that even before the actual boiling point, they break their intermolecular forces and get converted into the gaseous form. So this was the crux of this topic, and hence we also call it surface phenomena. Intermolecular distance is already greater, little energy or help or heat from the surrounding, increase in this intermolecular distance, breaking of intermolecular bond, and conversion from liquid to gases. So this was the crux of all the discussion that we have done here, and this process we called as evaporation, that is conversion of change of state of matter from liquid to gas even before boiling point at any temperature, sir, depending upon the kinetic energy of the surface particle. Okay, further we have discussed 4 different factors that affects evaporation. First was the surface area, that greater the surface area, greater the rate of evaporation. Next was the temperature. Of course we know as the temperature, especially in summer, is more, so kinetic energy is more and rate of evaporation is more. With humidity it decreases, sir, because why? In humidity the water vapors are present, sun rays are not present, as a result there is no such atmospheric heat available for the rate of evaporation. Okay, so in humidity rate of evaporation is not much
appreciable. Increase in wind energy. Because of the wind energy, what are the water vapors? That is, it actually decreases humidity, and because of decrease in humidity, evaporation takes place faster, okay, or in appropriate direction. Next, we rise to the question that what is the evaporation and boiling point? Both convert water from liquid to gases. So what is the difference? So the first point, this is very interesting scenario and needs to be taken care of. All these 3 points. Okay. First scenario was evaporation takes place at any temperature before boiling point, sir. You need not to go to 100 degrees Celsius. However, boiling occurs only at 100 degrees Celsius. Again, evaporation occurs only to the few particles which are present at the surface of the water body or surface of anything. Okay. So it is called as surface phenomena. On the other hand, the boiling, it takes place in complete beaker in laboratory or in a beaker when we heat it up. So it's a bulk phenomena. It takes place at all level, whether the particle is at surface or whether it is at the bottom of the beaker. So it is we call it a bulk phenomena. Again, now this is taking evaporation takes heat from the surrounding, hence we kind of get the cooling effect because it decreases the heat from the surrounding. As such, there is no any cooling effect in boiling point. To this cooling effect, we then analyze in greater depths in next slide, that the process of cooling or process of evaporation that takes the heat energy from the surrounding, as a result of which surrounding heat energy decreases and decreases what we call as the cooling effect. So absorption of the energy from the surrounding causes the cooling effect. To see its daily life example, we have seen 3 to 4 example. First was nail polish remover, where the acetone blends with the nail polish, and with little temperature from the surrounding it evaporates. Since you utilize the surrounding temperature, we kind of get the cooling effect. Again, same is the case with sprinkling the water on the roof or open area. Okay, the heat energy of the roof or that surface, when we sprinkle the water, they is used to convert the water into the gases. As a result of this, the surface heat decreases and thus we get the cooling effect. In using the cotton cloths in the summer, it absorbs the sweat. First point, that sweat gets evaporated and that evaporation gives us the cooling effect. Okay, so this was all on the cooling effect of the question, and this question was depending on the temperature. Whenever we use the cold water, okay, because of the less temperature, what happen, whenever the temperature decreases, we know that the gaseous state gets converted into the liquid. So the whatever the vapors which are, or the surrounding vapors which are present in atmosphere, when they come in contact with this decreased temperature or cooler temperature, they get converted into the water droplets and get deposited on the surface of a glass. Okay, this was the reason. Then we have seen few more questions in this direction. For the first was the desert cooler cools better because in summer evaporation rate is more, so this water droplets get easily converted into the vapors, utilizing the heat energy of the surrounding. As a result, because of the utilization of heat energy from the surrounding, we get the cooler effect and thus we get the cooler air. This is not possible in humid environment, okay, because the rate of evaporation is not. Same is the case with the matka or the earthen pot. Earthen pot is porous in nature. Because of this, the water fills in this porous form. This water then droplets or water present here then utilize the heat energy from the surrounding and get vaporized. Because the heat energy of the surrounding is utilized, the surrounding gets cooler and thus we get the cooling effect of the water. Same is the case with this petrol or perfume or acetone that we put on the hand. It absorbs the heat energy, gets evaporated, and hence we get the cooling effect. In cup and saucer, the factors affecting evaporation is utilized. Here the surface area is less, here the surface area is more. Okay, if you see the surface area, rate of evaporation increases with surface area. Rate of evaporation increases with surface area. Since rate of evaporation increases, the rate of cooling also is more in saucer, which has larger surface area. And again, this is for the cloths. All right. So here our evaporation discussion ends. लेक्चर यही खत्म करते हैं. आई होप इससे आपको मदद होगी. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग.